सारी दुनिया इस वक्त यकजमान है कि जो इसराइल कर रहा है, वो चाहे फ़लस्तीन में हो या फिर इस वक्त जो ईरान में किया जा रहा है, ये नंगी जारियत की जा रही है फ़लस्तीन की तरफ से। ऐसे वक्त में ईरान और इसराइल की तरफ से जो कुछ हो रहा है, अब ईरान और अमेरिका बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़ पर हैं। इतवार को एक और मुज़ाकरात का दौर होने जा रहा है, लेकिन उसके बारे में पहले ही ये बातें हो रही हैं कि अब इस एस्केलेशन के बाद लगता नहीं है कि मुज़ाकरात होंगे। तो सर, ये सारी सिचुएशन जो हो रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और क्या आपको भी यही लगता है कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, जो होना था वो हो चुका है? देखिए, इसमें ईरान की स्टेटमेंट तो आई है कि वो इन जो मुज़ाकरात है इसको जारी नहीं रखना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली एक वायलेशन तो हुई है। उसमें जो ट्रम्प साहब की हम्म। ताज़ा ट्वीट है उसमें उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दे दिया है। अब इस पूरी सिचुएशन में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि अमेरिका ये कहता है कि उनको पता था कि हमला होने वाला है, बट बड़ा शॉर्ट टाइम दिया गया था उस पे, जो भी सोचो विचार करने के लिए जी। एक डेढ़ दिन पहले उनको बताया गया था। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें इंटरनेशनल लॉ भी इम्प्लीमेंट होता है, बिकॉज आप इस तरह अगर लेट्स सपोज के इंटरनेशनल एजेंसी की जो रिपोर्ट थी, उसकी बेसिस पे अगर आप किसी कंट्री पे अटैक कर रहे हो, तो वो एक तो उस रिपोर्ट की एथेंटिसिटी को चेक करना बहुत जरूरी होता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो बात कर रही है कि 60% से ज्यादा यूरेनियम की एनरिचमेंट हो रही है, जिसकी बेसिस पे इसराइल ये कह रहा है कि 9 एटॉमिक बॉम्ब बना सकता है ईरान अगले एक वीक से एक मंथ के पीरियड में, तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, पहली बात। उसके बाद अगर फर्स्ट करें वो रिपोर्ट आई है तो आया उस बेसिस पे इसराइल इंटरनेशनल लॉ के अंडर अटैक कर सकता है, जो कि उसकी डोमेन में नहीं था, वो नहीं कर सकते। उसमें होता ये है कि नॉर्मली ऐसी रियासत जिसको अपना इशू हो कि उन एटॉमिक बेसिस पे या एटॉमिक हम्म। वेपन्स की बेस पे उन पे हमला हो सकता है, तो वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं, उनकी ऑथराइजेशन ली जाती है, उसके बाद हमला किया जाता है। जी। तो इस पूरी सिचुएशन में इसराइल ने उसको हम्म। बाईपास किया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसराइल ये कहता है कि वो एटॉमिक बॉम्ब बन जाने थे, लेकिन जी। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि भाई पहले वो बने हो, उसके बाद आपके पास सर्टन होना चाहिए कि इस दिन ये हमला होने वाला है, जिसकी वजह से प्रिवेंशन के तौर पे हमने ये अटैक किया। हम्म। अब जो अहम चीज ये है कि इसमें इसराइल ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है, जो सेक्शन राशिद 2 है, साहब, बड़ी आर्टिकल इंपॉर्टेंट 2 है, बात कर रहे हैं। आर्टिकल सो सॉरी टू 51 है। इंटरप्ट यू, मैं चाह रही हूँ आप यही बात, एक सवाल ले लीजिएगा, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। एक तो ये सर कि क्योंकि इसराइल को भी हम देखते हैं और अमेरिका को भी हम देखते हैं, जिनको मसला है ईरान के एटमी हथियारों से, उनके इस अफजोदगी से। तो अब क्या सर इनको ये दुनिया में साबित करना पड़ेगा, अगर ये रुकवाना चाहते हैं तो उनको साबित करना पड़ेगा कि क्यों ईरान के पास ये हथियार नहीं होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में। फिर दूसरा ये कि क्या अब इस सिचुएशन के बाद ईरान के पास कानूनी जवाज आ जाता है कि वो ये हथियार, एटमी हथियार बना सकता है? ये उसमें सबसे पहले तो एक एनपीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी होता है, जिसपे बहुत सारी कंट्रीज ने साइन किए हुए हैं। ईरान ने भी उस पे साइन किए हुए हैं कि सिविल मकासद के लिए आप सिर्फ अपने एटॉमिक जो भी वेपन्स हैं, एटॉमिक वेपन नहीं बनाओगे, जो आप न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करेंगे आप सिविल मकासद के लिए यूज करेंगे, आप वेपनाइज नहीं करेंगे उसको। उसका नॉर्मली जो हम्म। जिस तरह आजकल यूएसए कह रहा है कि 3.6 से आप ऊपर ना जाएं, ईरान को ये कह रहे हैं, बट ऑब्वियसली रिपोर्ट ये थी कि वो ज्यादा कर रहे थे। पहली बात तो ये है। अब उसमें बातचीत जो हो रही थी वो उसकी परसेंटेज पे हो रही थी। अब ईरान ऑब्वियसली, अगर फर्ज करें, ये रिपोर्ट भी थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी थी, उसकी पिछले 20 साल में पहली दफा ये रिपोर्ट आई है कि ईरान उसको वायलेट कर रहा है, बट एज जैसा मैंने बताया कि पहली बात तो उसमें प्रूफ नहीं थे। दूसरी बात ये है कि अगर प्रूफ थे भी, तो ईरान पे एक तो सबसे पहले ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि वो एजेंसी का एक वफद उनको कहता है कि हमने विजिट करना है, जो विजिट की अभी तक कोई भी ऐसी आप कह लें कि रिक्वेस्ट नहीं आई थी। अब आज के तनाजुर में अगर आप कहते हैं तो इसमें जो एटॉमिक एजेंसी है वो एक साइड पे खड़ी है, बट यूनाइटेड नेशंस का वॉच डॉग का चेयरमैन डिफरेंट कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जी किसी भी सूरत में किसी भी स्टेट को जो एटमी असासे होते हैं किसी स्टेट पे, उस पर हमला नहीं करना चाहिए। और ये बिल्कुल बात ठीक है। अगर आप उसमें अटैक करते हैं तो उसमें रेडिएशन हो सकती है, जिससे पूरा रीजन तबाह हो सकता है। तो इसमें बेसिकली इसराइल ने तो पूरे हम्म। रीजन को खतरे में डाल दिया हमला करके, और ये वायलेशन है, ये सीवियर वायलेशन है ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसी वजह से अगर आप देखें कि जी। यूरोपियन ठीक। यूनियन इस पे चीख पड़ी है, आज एक क्लियर रिफ्ट नजर आई है पूरी दुनिया हम्म। में। और आगे ईरान क्या करता है, ये एक अहम चीज है। ईरान के पास इतनी एक्सेस है, इतनी जी। पावर है, इतनी उसकी सलाहियत है हम्म।
कि वो इस चीज से लड़ सके। अब जी उसके पास अब होप जो बचती है रशिया की एग्जैक्टली बचती है exactly, कि यही रशिया यही राशिद बैकिंग कर साहब, रहा है यही उसमें। सवाल हमने उठाया था कि क्या ईरान के पास इतनी कैपेसिटी भी है कि वो बात जो कर रहे हैं बदला लेने की, तो वो बदला लेंगे किस तरह से। अब खालिद साहब ये नहीं, फरमाइएगा सर कि ईरान तो कह रहा है बदला लेने की बात वो कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं ना कि फलस्तीन में ऑलरेडी तबाही हो चुकी है, पिछले 2 साल से वहां पर इसराइल तबाही कर रहा है, अब ईरान के ऊपर भी अटैक्स शुरू कर दिए हैं और लातादाद आज के अटैक्स हुए हैं। तो इसके बाद आपको इस खित्ते पे इसका इम्पैक्ट क्या दिखाई दे रहा है, और इसके साथ साथ क्या वो कंट्रीज जो कि ईरान की हिमायत याफ्ता हैं या फिर इसराइल के जो कि एज सच नजर नहीं आते हैं सिवाय अमेरिका के, तो वो भी इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं फिर? ये देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये दुनिया तो डिवाइड होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ईरान आइसोलेटेड है। अमेरिका की और इसराइल की जो नेशनल इंटरेस्ट दूसरे मुल्कों से कन्वर्जेंस है वो बहुत सिग्निफिकेंट है। अभी आपने देखा $1 ट्रिलियन की तो इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है मिडल ईस्ट के मुल्कों ने अमेरिका में, तो स्टेक होल्डर उस तरफ ज्यादा है। इसराइल ने एक और बड़ा स्मार्ट मूव की हुई है, आप नोट कीजिएगा कि वो ऑलमोस्ट, अगर दुनिया की पॉपुलेशन में कैलकुलेट करूं तो इसराइल की पॉपुलेशन दुनिया की 8 बिलियन आबादी का 0.115% है सिर्फ, जो कि ऑलमोस्ट 10 मिलियन बनती है। इतनी थोड़ी पॉपुलेशन के बावजूद दुनिया में उनका 27 गुना ज्यादा, अपनी पॉपुलेशन ज्यादा एक्सपोर्ट है मिलिट्री हार्डवेयर का। इस वक्त पिछले 10 सालों में इसराइल की जो एक्सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हुई है। इस वक्त वो $15 बिलियन 2024 में उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। और आप सुनकर हैरान होंगे कि तकरीबन 40% उसमें से इंडिया कस्टमर है, और 25% वही जिन मुल्कों का आप जिक्र कर रही हैं वो 25% अरब मुल्क हैं जो इसराइल के वेपन्स के कस्टमर्स हैं, मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स के और सेंसर्स के, रेडार्स के और जैमर्स के। तो आप मुझे बताइए कि ये जो मुल्क अरब हैं वो एक तरफ अमेरिका के साथ उनका नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहा है, इसराइल के वो स्टेक होल्डर है, तो ऑब्वियसली कैसे वो उनके खिलाफ, ईरान के खिलाफ खड़े होंगे? खालिद तो साहब वैसे ऑब्वियसली मैं मेंशन करना भूल गई थी, एक तो हमारा पड़ोसी ही है जो कि उनके नक्शे कदम पर भी चल रहा है, इसराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है, और उसी तरह की हरकतें जो वहां नेतन्याहू करते हैं या नरेंद्र मोदी करते हैं। खालिद साहब मुझे ये फरमाइए सर, हमने देखा कि ईरान के ऊपर जब अटैक्स इसराइल की तरफ से किए गए तो उनकी तरफ से तो कोई बगैर किसी रुकावट के अपनी एयरबेस से उड़े और यहां पर अपने अहदाफ को निशाना बना लिया। क्या ईरान भी यही कर सकता है, या ईरान को किसी न किसी मुल्क की बेसिस की जरूरत पड़ेगी रिटेलिएट करने के लिए, इसराइल पर को निशाना बनाने के लिए? देखिए, अनफॉर्चुनेटली ईरान की एयरफोर्स की हालत इतनी अच्छी नहीं है कंपैरेटिवली। अगर मैं इसराइल के साथ, तो बिल्कुल कोई मुकाबला इसलिए नहीं है कि इनके पास जो जहाज F-14 और F-4 फैंटम है वो शाह ईरान के जमाने के हैं, जिसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 50 साल या 40 साल पुराने, इससे भी पुराने ज्यादा जहाज हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स बंद हो चुके हैं बड़े अरसे से, वो ओपन मार्केट से उसको मुश्किल से मेंटेन करते हैं। और ये जो आज एक उन्होंने जफर बेस अटैक किया है उस पर यही दोनों जहाज थे, F-4 भी और F-14 भी। नॉर्थ में है ये बेस इनका, उसको भी हमला किया उन्होंने। अगर कोई रही सही कसर थी भी तो, और दूसरी इन दोनों जहाजों की कैपेसिटी नहीं है कि ये इसराइल पहुंचे, और इन दोनों जहाजों में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग वाली ऑप्शन भी नहीं है जो इसराइल के पास है।